हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 5 द साइंस सब के यूनिट 1 को पढ़ेंगे और यूनिट 1 है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट चैप्टर है ग्रोइंग प्लांट्स। तो चलिए हम पढ़ते हैं द ग्रोइंग प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉल्फिस कॉर्नर। द वेदर वॉज प्लीजेंट दैट डे। उस दिन मौसम बड़ा सुहाना था। सम चिल्ड्रन वेंट टू द गार्डन। कुछ बच्चे गार्डन में खेलने गए। दे वेयर हैप्पी टू सी द ब्लूमिंग फ्लावर्स एंड ग्रीन ट्रीज। वो बहुत ही खुश थे खिलते हुए फूल को और हरे भरे पेड़ों को देखकर। द गार्डनर आसिफ भाई showed them the beautiful plants he had grown. वहाँ के जो गार्डनर थे आसिफ भाई जिनका नाम था, उन्होंने उन्हें मतलब बच्चों को ब्यूटीफुल प्लांट्स जो उन्होंने खूबसूरत पौधे उगाए थे वो दिखाए। द चिल्ड्रेन बिगेन आस्किंग हिम हाउ प्लांट्स ग्रो एंड वाई आर दे इम्पॉर्टेंट। अब खूबसूरत पौधे देखकर बच्चों ने आसिफ भाई से पूछा कि प्लांट्स जो हैं वो उगते कैसे हैं और वो ज़रूरी क्यों हैं। आसिफ भाई स्माइल्ड, सेट अंडर अ ट्री विथ देम एंड स्टार्टेड आंसरिंग देयर क्वेश्चन। आसिफ भाई मुस्कुराए, फिर बच्चों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे और फिर वो बच्चों के सवालों के जवाब देने लगे। टिक द रीजन्स वाई प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। अब उन रीजन्स पे हमें टिक करना है जिसकी वजह से प्लांट्स हमारे जीवन में ज़रूरी हैं। दे गिव अस फ्रेश एंड क्लीन एयर टू ब्रीथ। क्या वो हमें ताज़ा हवा और साफ़ हवा देते हैं सांस लेने के लिए? यस, तो इसको टिक करेंगे। ठीक है। दे मेक द अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। वो पृथ्वी को हरा और खूबसूरत बनाते हैं। यस। दे डैमेज सॉइल। क्या वो सॉइल को मिट्टी को ख़राब करते हैं? नो। दे गिव अस मेडिसिन्स, गम, रबर, टी, कॉफ़ी एंड फाइबर्स। क्या वो हम लोगों को दवा, गम, रबड़, चाय, कॉफ़ी और फाइबर्स देते हैं? ट्रू, देते हैं। दे गिव आउट पॉइजनस गैसेस। क्या वो पॉइजनस गैसेस छोड़ते हैं? मतलब वो जो गैस छोड़ते हैं वो क्या हमारे लिए ख़तरनाक होता है? नो। थिंक ऑफ अदर वेज इन विच प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। अब आप लोगों को सोचना है कि प्लांट्स और हमारे लिए ज़रूरी क्यों हैं और यहाँ पे नीचे दिए गए स्पेस पर वो लिखना है। ओके। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। आवर अर्थ इज़ होम टू मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स। हमारा जो पृथ्वी है वो बहुत सारे पौधों का घर है। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर मैनी थिंग्स। हम प्लांट्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिपेंडेंट हैं, मतलब आश्रित है प्लांट्स के ऊपर। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, पल्सेस, बिवरेजेस, शुगर, ऑयल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम लोग प्लांट के ऊपर बहुत ही तरह से आश्रित है, जैसे कि प्लांट्स हम लोगों को क्या क्या देते हैं? ग्रेन्स देते हैं, अनाज, दाल, बिवरेजेस मतलब पीने का जो सामान होता है ना, पेयजल, पीने वाला चीज़ देते हैं, चीनी देते हैं, तेल देते हैं, फल देते हैं और सब्जियां देते हैं। प्लांट्स प्यूरिफाई द air around us by giving out oxygen and using carbon dioxide during the process of photosynthesis. प्लांट्स जो है ना हवा को प्यूरिफाई करता है। कैसे प्यूरिफाई करता है? वो क्या करता है, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको अपने अंदर लेता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान
और हम लोगों को ऑक्सीजन देता है, जो हम लोगों के लिए ज़रूरी होता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन, वो मिट्टी के कटाव होने से भी रोकता है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ प्लांट्स ग्रो। अब इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे उगते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इन इट, बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं उनमें सीड्स होता है, बीज होता है। न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम दिस सीड्स, अब जो नए पौधे होते हैं ना वो इन सीड्स से ही होते हैं। सीड्स हैव डिफरेंट पार्ट्स, सीड्स के बहुत अलग अलग पार्ट्स होते हैं। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 1, टेक ए बीन सीड दैट हैज़ बीन सोक्ड ओवरनाइट। एक बीन सीड लेना है, ठीक है, और उसको रात भर पानी में भिगोकर रख देना है। ड्रेन द वाटर एंड पुट द सीड्स इन मसलिन क्लॉथ सो दैट इट कैन गेट एडिक्वेट एयर एंड वार्मथ। अब हमको पानी छान लेना है और फिर उसको एक मलमल के कपड़े में रखना है ताकि वो पर्याप्त मात्रा में गर्मी और हवा ले सकें। आफ्टर सम टाइम टेक इट आउट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब कुछ समय बाद आप उसको बाहर निकालिए और फिर उसको ध्यान से देखिए। यू विल सी दैट द सीड इज़ कवर्ड बाय अ थिन कवर। अब आप देखेंगे जो बीज है ना उसके ऊपर एक पतला सा कवर चढ़ा हुआ है, एक परत चढ़ा हुआ है। दिस कवर इज़ कॉल्ड सीड कोट। उस कवर को क्या बोलते हैं? सीड कोट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीड कोट। दिस प्रोटेक्ट्स द सीड, ये सीड को ना प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ऑन द इनर साइड ऑफ द सीड यू विल find a small hole in the seed coat through which the seed gets water. आप सीड के अंदर की तरफ एक छोटा सा होल देखेंगे सीड कोट में। ये जो सीड कोट है ना उसमें आप छोटा सा होल देखेंगे जिससे वो लोग पानी लेते हैं, ठीक है। रिमूव द सीड कोट, अब सीड कोट को निकालिए। ऑब्जर्व दिस सीड लीफ और कॉटिलिडॉन, ये देखिए। इसके बाद ये जो है ना इसको सीड लीफ भी कहा जाता है या फिर कॉटिलेडन्स भी कहा जाता है। दीज स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट, ये बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सीड जर्मिनेशन। वी नो डैट मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो कि बहुत बड़ी मात्रा में बीज को प्रोड्यूस करते हैं। ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। अब देखिए सीड तो बहुत सारे होते हैं, तो क्या सारे सीड उपज जाते हैं, मतलब सारे सीड में से न्यू प्लांट आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज फर्स्ट सम सीड्स आर ईटन बाय बर्ड्स, इंसेक्ट और माइट्स। अब कुछ सीड्स क्या हैं कि वो चिड़िया और कीड़े मकोड़ों के द्वारा खा लिया जाता है। सम सीड्स गेट डिस्ट्रॉयड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और हैवी रेन्स। कुछ सीड्स क्या होते हैं, ज़्यादा तेज़ हवा आती है या फिर ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो उसमें बह जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं। Some seeds do not get sufficient warmth, water and air which are important for their growth into a new plant. अब देखिए कुछ सीड्स क्या होते हैं ना कि उनको सही मात्रा में गर्म धूप वगैरह जो होता है, धूप नहीं मिलता है या फिर पानी नहीं मिलता है, हवा नहीं मिलता है, जो कि नए प्लांट के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। वार्मथ, वाटर एंड एयर, ये तीन चीज़ इम्पॉर्टेंट है किसी भी न्यू प्लांट के ग्रो के लिए। और यही अगर तीन चीज़ में से कोई एक चीज़ भी ना मिले तो वो सीड ग्रो नहीं करेगा, ठीक है।
The process by which a seed changes into seedling is in the presence of right amount of air, water and sunlight warmth is known as germination. वो प्रक्रिया जिससे एक छोटा सा बीज सीडलिंग में चेंज होता है. सीडलिंग मतलब जो बीज उगता है ना, नए प्लांट को उगाता है, उसको बोलते हैं सीडलिंग. ठीक है. उस प्रक्रिया जो सीड को सीडलिंग में चेंज होता है किसकी मौजूदगी में, तो सही मात्रा होगा अगर हवा, पानी और सनलाइट या फिर वार्मथ का, उसके मौजूदगी में सही मात्रा में अगर वो मौजूद रहें तो सीड जो होता है सीडलिंग में चेंज होता है. और उस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं जर्मिनेशन. क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन. अब स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन. जर्मिनेशन कैसे होता है उसके स्टेजेस के बारे में जानेंगे. देखिए दिखाए है ना, यहाँ हम लोग बीज बोए, पानी, ये देखिए वार्मथ, धूप मिल रहा है, हवा मिल रहा है, हम लोग पानी डालेंगे ही. अब पानी, मिट्टी में पानी है तो ये धीरे धीरे करके फूटता है, अंकुरित होता है और देखिए ऐसे होते होते बड़ा सा पेड़ बनता है. यहाँ से पत्ता निकला, फिर ये रूट्स पहले निकलते हैं उसके बाद. ठीक है. In the early stages of germination, the seedling gets its food from the cotyledons. जर्मिनेशन के अर्ली स्टेज पर जो सीडलिंग है वो फूड कहाँ से लेता है? कॉटिलेडन से. ठीक है. बताए थे ना, बीज होता है, बीज का जो पत्ता होता है, ये देखिए ये बीज है. ठीक है. तो ये उसका कॉटिलेडन से, सीडलिंग्स भी बोलते हैं इसको. ठीक है. तो सीडलिंग कहाँ से भोजन लेता है? इसी से भोजन लेता है. ओके. द सीडलिंग soon it starts to grow roots in downward direction. अब उसके बाद क्या होता है? सीडलिंग जो होता है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में रूट ग्रो करता है, जड़ ग्रो करता है. इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ दिस रूट्स. अब वो सीडलिंग कैसे, क्या करता है? उस रूट से न्यूट्रिएंट लेता है और वाटर लेता है. मिट्टी से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और पानी होते हैं मिट्टी से, वो सारे रूट्स के हेल्प से वो लेता है. नेक्स्ट, सूट. द सूट डेवलप्स विच ग्रोज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. उसके बाद क्या होता है? सूट डेवलप होता है. सूट ऊपर की तरफ जाता है, रूट नीचे की तरफ आता है. ठीक है. सूट डेवलप करता है. द सूट देन डेवलप्स लीव्स. और सूट क्या करता है? उसके बाद लीव ग्रो करता है. द लीव्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. उसके बाद लीव्स क्या करता है? वो फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के दौरान पूरे प्लांट, जितना भी प्लांट है, जब अपने प्लांट के लिए वो फूड प्रिपेयर करता है, भोजन बनाता है. अ ग्रोइंग सीड गेट्स एयर थ्रू द पोर्स इन द सॉइल. अब सीड जो ग्रो करता है ना, वो हवा कैसे लेता है? वो मिट्टी में छोटे छोटे छेद होते हैं. ठीक है. उसको पोर्स कहा जाता है, उससे वो हवा लेते हैं. ठीक है. वी विल नाउ फाइंड आउट अबाउट द कंडीशंस दैट नेसेसरी फॉर फूड सीड जर्मिनेशन. अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वो कंडीशन जो सीड जर्मिनेशन के द्वारा ज़रूरी होते हैं. एक्सपेरिमेंट. हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट क्या है. पहले एम पढ़ेंगे उसका, कि उस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है. टू डिटरमाइन द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड. अच्छा, तो ये हम लोगों को बताएगा कि सीड जर्मिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर होते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए. मटेरियल्स रिक्वायर्ड. अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए वो देखेंगे. सोक्ड ग्राम सीड्स, वाटर, मोस्ट कॉटन क्लॉथ, 2 सेट्स, ड्राई कॉटन क्लॉथ, 4 बॉल्स एंड अ रेफ्रिजरेटर. अब इसके लिए हम लोगों को चना, आप लोग जानते ही होंगे, चना का बीज चाहिए होता है. वो जो भीगा चना होता है उसको, मतलब रात भर पानी में भिगा देना चने को, वो लेना है. पानी लेना है. 2 कॉटन क्लॉथ लेना है, भीगे हुए, मतलब मॉइस्ट कॉटन क्लॉथ, पानी में डाल के उसको निचोड़ लेना है, वो कॉटन क्लॉथ लेना है 2. फिर ड्राई कॉटन क्लॉथ लेना है, सूखा कॉटन क्लॉथ लेना है
4 कटोरियाँ लेनी है और एक फ्रिज चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए। मेथड, अब इसका मेथड क्या है? टेक ए फ्यू soaked gram seeds and wrap them in moist cloth, 2 seeds and dry cotton cloth। अब जो हम लोग भीगे हुए चना है ना, उनको जो 2 हम लोग सेट लिए हैं भीगे हुए कपड़े का, कॉटन के कपड़े का, उनमें रैप कर देना है और एक सूखे कपड़े में रैप कर देना। मतलब जो चना लेंगे हम लोग उसको 2 भीगे कपड़ों में रख कर बांध देंगे और एक सूखे कपड़े में रख कर बांध देंगे। लेबल द 4 बॉल्स ABCD। अब जो हम लोग 4 कटोरियाँ लिए हैं उनको मार्क करना है। एक A देना है नाम, एक का B देना है, C देना है और D देना है। ठीक है। इन बॉल A, अब जो कटोरी है A जिसका हम लोगों ने नाम रखा है उसको लेना है। प्लेस द सीड्स रैप्ड इन द मॉइस्ट कॉटन क्लॉथ एंड कीप द बॉल इन रेफ्रिजरेटर। अब उसको क्या करना है कि जो हम लोगों ने सीड लिया है और मॉइस्ट कॉटन क्लॉथ में रैप करके उसको एक कटोरी में रखना है, वो बॉल ए में उसके अंदर रखना है और फिर उसको रेफ्रिजरेटर में रख देना है, फ्रिज में रख देना है। अब दूसरा बॉल लेंगे हम लोग, बॉल बी जो है। प्लेस द सीड्स रैप्ड इन ड्राई कॉटन क्लॉथ एंड कीप द बॉल इन अ वार्म एंड ड्राई प्लेस। अब उस बॉल बी में क्या करना है, भीगे हुए कॉटन क्लॉथ में, जो हम लोग 2 कॉटन क्लॉथ लिए थे, 2 भीगे हुए कॉटन क्लॉथ, दोनों में चने रखे थे हम लोगों ने। ठीक है, तो एक हम लोगों ने फ्रिज में रख दिया। अब एक को उस बी बॉल में रख कर और उसको सूखे जगह पे और गर्म जगह पर रखना है। अब बॉल सी में क्या करना है, पानी भर देना है और चना उसमें पूरी तरह से रख देना है। ठीक है, वो सीड को पूरी तरह से रख देना है। अब बॉल डी में क्या करना है, प्लेस द सीड्स रैप्ड इन द मॉइस्ट कॉटन क्लॉथ एंड कीप द बॉल इन वार्म एंड ड्राई प्लेस, मॉइस्चर द कॉटन क्लॉथ रेगुलरली। अब क्या करना है, जो डी बॉल है उसमें हम लोगों को मॉइस्ट कॉटन क्लॉथ में, मतलब भीगे हुए कॉटन क्लॉथ में चने को रखना है, रैप करना है और उस बॉल को गर्म और सूखी जगह रखना है और साथ ही क्या करना है, उस कॉटन क्लॉथ में रेगुलरली उस कॉटन क्लॉथ को हल्का हल्का पानी देकर भिगाते रहना है। अब क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द सीड्स इन ईच बॉल फॉर 3-4 डेज। अब हर बॉल में जो हम लोग सीड रखे हैं उसको 3 से 4 दिन तक हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। अब देखिए ऑब्जर्वेशन क्या होगा हम लोगों का, क्या हम लोग देखेंगे। मार्क द बॉल्स इन विच यू फाइंड सीड जर्मिनेटेड सीड। अब जिसमें हम लोगों ने जर्मिनेटेड सीड मिला है हम लोगों को, जिसमें से हम लोगों के लिए नए पौधे बन सकते हैं, उस सीड को मार्क कर देना है। You will observe that the seeds kept in ball D germinated because they got right condition of air, water and warmth। अब आप लोग देखेंगे कि जो बॉल डी है, बॉल डी में जो हम लोगों ने रखा है चना, सिर्फ वही ग्रो करेगा, वही जर्मिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको सही मात्रा में हवा मिला, पानी मिला और गर्मी मिला। ठीक है। द सीड्स इन बॉल ए डिडंट गेट वार्म। अब जो हम लोगों ने बॉल ए फ्रीज में रखा था, वो सही मात्रा में उसको, सही मात्रा में क्या, उसको किसी भी तरह से गर्मी मिली ही नहीं। वो फ्रीज में था तो उसको ठंड मिल रही थी, तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। द सीड्स इन बॉल बी डिडंट गेट इनफ वाटर। अब बॉल बी में थे जो था, वो सही मात्रा में उसको पानी नहीं मिला तो वो ग्रो नहीं करेगा। द सीड्स इन बॉल सी गेट टू मच वाटर। अब बॉल सी जो है उसमें बहुत ज़्यादा ही पानी हो गया, क्योंकि हम लोग उसको भिगो के रखे थे, तो वो भी ग्रो नहीं करेगा। हेंस दिस सीड्स इन दिस 3 बॉल डिडंट जर्मिनेटेड। इसीलिए ये 3 बॉल जो हैं, 3 बॉल के जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं करेंगे, सिर्फ एक बॉल का करेगा, वो बॉल है डी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सीड डिस्पर्सल। सीड्स आर स्कैटर्ड टू डिफरेंट प्लेसेस अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ नोन एज सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल क्या है? वो बीज जो अपने पेरेंट प्लांट, जिस प्लांट से वो निकलता है बीज, वो अपने पेरेंट प्लांट से कहीं और किसी दूसरी जगह जाकर बिछड़ जाता है। ठीक है, किसी दूसरी जगह चला जाता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। ठीक है। नीड फॉर सीड डिस्पर्सल। अब सीड डिस्पर्सल की ज़रूरत क्यों है? ऐसा नहीं कि सीड डिस्पर्सल होना गलत चीज़ है, वो ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है? We know that plants are fixed at one place and cannot move from one place to another to disperse their seed।
अब देखिए, ये तो हम लोगों को पता है कि जो प्लांट होता है वो एक जगह पे फिक्स रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, जिसकी वजह से सीड से वो बिछड़ जाए। इफ़ सो मैनी सीड्स ग्रो टू क्लोज to each other then none of them will get sufficient water space and sunlight। अब देखिए, अब बहुत सारे एक प्लांट से तो बहुत सारे सीड निकलते हैं, तो अब सारे सीड एक जगह ग्रो करेंगे तो क्या वो सही मात्रा में पानी मिल पाएगा? उनको जगह भी नहीं रहेगा और ठीक से सूरज की रोशनी भी नहीं मिल पाएगी, तो उनमें से कोई ग्रो नहीं कर पाएगा। एज ए रिजल्ट हेल्दी प्लांट्स विल नॉट ग्रो। हम लोग को हेल्दी प्लांट नहीं मिल पाएगा, कोई ग्रो ही नहीं कर पाएगा वो। Thus it is important that seeds are dispersed away from the parent plant। अब इसीलिए ज़रूरी है कि जो सीड है वो अपने पेरेंट प्लांट से दूर कहीं जाकर हो, ठीक है। सम वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल आर गिवन बिलो। अब कुछ तरीका दिया हुआ है जिससे सीड डिस्पर्सल होता है। डिस्पर्सल बाय विंड, ये ना हवा के द्वारा डिस्पर्सल होता है। कैसे? सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर लाइट वेट and are hairy and winged. These seeds can easily carried away by wind. Example are dandelion, cotton and madar। देखिए, कुछ सीड जो होता है ना, उनका वेट इतना हल्का होता है और बाल भी होते हैं उनमें, ठीक है, तो वो इतना हल्का होता है ना कि वो थोड़ा सा फूंक भी मारिएगा ना आप लोग तो वो उड़ने लगेगा। तो वैसे सीड विंड के द्वारा कैरी किए जाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं और वहाँ जाके वो ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल है इसका डैंडेलियन। आप लोगों ने वाइट कलर का फ्लावर देखा होगा, ये वाइट कलर का उड़ते रहता है, आप लोगों ने देखा होगा उड़ते हुए इसको। तो एक ये डैंडेलियन हो गया, कॉटन हो गया या मदार, ये सब कैसे डिस्पर्स होते हैं? विंड के द्वारा डिस्पर्स होते हैं। अब डिस्पर्सल बाय वाटर, पानी के द्वारा क्या डिस्पर्सल होता है, कैसे होता है वो पढ़ेंगे। सम प्लांट्स हैव स्पॉन्जी सीड्स or seeds with fibrous outer covering which helps these seeds stay afloat in water. Water carries these seeds to large distances. Examples of such plants are lotus, spongy seed and cotton, fibrous outer covering of on the seed। कुछ सीड ना स्पॉन्जी होते हैं जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, तो पानी उनको क्या करता है, कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है, बहुत दूर तक ले जाता है। इसका एग्जांपल क्या क्या है? लोटस का जो सीड होता है ना वो स्पॉन्जी होता है। कोकोनट, उसका जो फाइब्रस आउटर कवरिंग होता है जिसकी वजह से वो पानी में तैरता है। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, अब एनिमल्स के द्वारा डिस्पर्सल कैसे होता है? एनिमल्स यूजुअली ईट फ्रूट्स एंड थ्रू अवे द सीड्स। एनिमल्स क्या करते हैं? यूजुअली फल खाते हैं और उसका सीड फेंक देते हैं। सम फ्रूट्स आर ईटन बाय द बर्ड्स एंड एनिमल्स अलॉन्ग विद द सीड्स। दिस सीड्स आर देन एक्सक्रीटेड इन द ड्रॉपिंग्स और फीसेस ऑफ द एनिमल्स और बर्ड्स। सम सीड्स हैव हुक्स, स्पाइन्स और हेयर्स which cling to the body of animals and these seeds then carried away from their parent plant। Example Xanthium, hooks and spear, grasses, spines। देखिए, कुछ सीड्स क्या होते हैं, एनिमल्स उनको फल के साथ ही खा लेता है, या फिर जब वो एनिमल्स बीज फेंकते हैं तो वो चिड़िया द्वारा खा लिया जाता है। अब वो जो खाते हैं ना उसको एक्सक्रीट करते हैं, तो जहाँ एक्सक्रीट करेंगे वहाँ पर नया प्लांट डेवलप हो जाता है। और फिर या फिर क्या होता है कि घोड़े के बाल वगैरह में ना या फिर किसी भी एनिमल के बॉडी पर वो चिपक जाता है, ठीक है, तो वहाँ से उस तरह से भी वो सीड एक जगह से दूसरी जगह कैरी हो जाता है और अपने पेरेंट प्लांट से बिछड़ जाता है। इसके एग्जांपल क्या क्या है? जैंथियम है और स्पेयर ग्रास है, स्पाइन्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। डिस्पर्सल बाय फ्रूट एक्सप्लोजन। अब फ्रूट एक्सप्लोजन मतलब फूटना, ठीक है, उसके द्वारा कैसे सीड डिस्पर्सल होता है? जैसे कि अब देखिए, पॉपी, पी, वायलेट एंड बीन फ्रूट्स बर्स्ट ओपन ऑन राइपनिंग, द सीड्स गेट स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। अब देखिए, ये जो पॉपी है, पी है, वायलेट है, बीन है, जब ये बहुत ज़्यादा पक जाते हैं ना तो ये फूट जाते हैं, और जब ये फूटते हैं तो उनके अंदर जो बीज होता है ना वो चारों दिशा में फैल जाता है और अपने पेरेंट प्लांट से बिछड़ जाता है। ओके।
अब यहाँ पे देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है और गिव टू एग्जाम्पल्स है। इनर क्वेश्चन है ये, इसके हम करते हैं। अ सीड नीड्स डैश डैश एंड डैश टू जर्मिनेट। सीड को 3 चीज़ चाहिए जर्मिनेट करने के लिए। क्या क्या चाहिए? देखिए, वार्मथ, एयर एंड वाटर। ये 3 चीज़ चाहिए एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन अ सीड इज़ नोन एज। जो सीड को आउटर कवरिंग करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है आउटर कवरिंग से, उसको क्या बोलते हैं? सीड कोट। क्या बोलते हैं उसको? सीड कोट। द डैश स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड। वो क्या है जो बेबी प्लांट सीड के अंदर जो है उस बेबी प्लांट के लिए फूड को स्टोर करता है? क्या है वो? सीड लीव्स या फिर कॉटिलेडन्स। उसको क्या बोलते हैं? सीड लीव्स बोलेंगे या फिर कॉटिलेडन्स बोलेंगे? तो यहाँ हम लिखेंगे कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स, ठीक है। ऑन जर्मिनेशन अ सीड प्रोड्यूसर। जर्मिनेशन के द्वारा सीड है सीडलिंग। ऑन जर्मिनेशन अ सीड प्रोड्यूसेस ए सीडलिंग। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। 2 एग्जाम्पल देना है। ये जो नीचे दिए गए हैं इनके 2 एग्जाम्पल्स देना है। ए सीड्स डिस्पर्स्ड बाय विंड। वो सीड्स जो विंड के द्वारा डिस्पर्स्ड होते हैं। तो विंड के द्वारा कौन कौन से सीड्स डिस्पर्स्ड होते हैं? पहला तो हो गया डैंडेलियन का, डैंडेलियन। सेकंड हो गया कॉटन। सीड्स डिस्पर्स्ड बाय वाटर। वो सीड्स जो वाटर के द्वारा डिस्पर्स होते हैं, तो लोटस एंड कोकोनट। ओके। सीड्स डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स। वो सीड्स जो एनिमल्स द्वारा डिस्पर्स्ड होते हैं, तो जैंथियम एंड स्पीयर ग्रासेस। सीड्स डिस्पर्स्ड बाय फ्रूट एक्सप्लोजन। वो सीड्स जो फ्रूट एक्सप्लोजन के द्वारा डिस्पर्स्ड होते हैं, पी एंड बीन। ओके। ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर प्लांट पार्ट्स। प्लांट के अदर पार्ट से हम लोग न्यू प्लांट कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट द ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स। देखिए, जड़ से, स्टेम से या फिर पत्ते से हम लोग न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं नए प्लांट को ग्रो करने में। रूट्स, अब रूट से हम लोग कैसे करते हैं ये तो आप लोगों को पता होगा। कोई भी चीज़ हम लोगों को उगाना है तो जड़ लाकर हम लोग अपने गमले में लगाते तो वो पौधा उग जाता है, ठीक है। तो कैरोट, रेडिश, बीटरूट, स्वीट पोटैटो विच आर एक्चुअली अ रूट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। अब देखिए, रूट क्या है? कैरोट है, रेडिश है, बीटरूट है, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, चुकंदर, मूली, गाजर, ये सब क्या है? ये रूट्स हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो ये नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। लीव्स, पत्ते, इन ब्रायोफाइलम teeny plantlets grow along the edges of the leaves which grow into adult plant which when the leaf fall on the moist soil। देखिए, ब्रायोफाइलम एक तरह का पौधा है
उसके ना देखिए पत्ते कहाँ आते हैं, ये देखिए इनका प्लांट का ना, इस ब्रायोफाइलम प्लांट के लीफ के एजेस पर छोटे छोटे पौधे उगते हैं। जब वो किसी मॉइस्ट सॉइल मतलब भीगे हुए सॉइल पर गिरते हैं वो पत्ते, तो नए प्लांट में वो ग्रो कर जाते हैं। स्टेम, स्टेम कैसे ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि देखिए स्टेम कटिंग्स ऑफ रोज, हिबिस्कस, मनी प्लांट एंड शुगर कैन आर यूज्ड टू ग्रो न्यू प्लांट्स। अंडरग्राउंड स्टेम सच एज पोटैटो contains buds called eyes on its outer surface. Any piece of potato having an eye can grow into a new plant. An onion plant can be grown by plant onion in the soil as onion is also a stem. देखिए स्टेम से हम लोग कैसे उगा सकते हैं नए प्लांट को, जैसे कि रोज़ का पौधा है तो उसको ना हम लोग उसका स्टेम काट लेंगे, ठीक है, और उसको लगा सकते हैं। हिबिस्कस का स्टेम काट कर लगा सकते हैं। मनी प्लांट का भी, ये तो आप लोग किए भी होंगे, मनी प्लांट का स्टेम तोड़कर और अपने घर पे लगाया जाता है, और ये दूसरों के घर से एक्चुअली लोग चुरा कर लगाते हैं, उन्हें दिखता नहीं है वैसे लेके जाते हैं। शुगर कैन, शुगर कैन जो है उसका भी स्टेम काट कर नए प्लांट में हम लोग ग्रो कर सकते हैं। अब अंडरग्राउंड स्टेम क्या है, पोटैटो, आलू जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है, वो ज़मीन के नीचे होता है, मिट्टी के नीचे होता है, और उसमें देखिए आलू में आप लोग देखे होंगे इसे वाइट वाइट कलर का निकलता है, इसको बर्ड्स बोलते हैं, ये बर्ड्स है, इसको ना आइज़ बोलते हैं, ठीक है। ये भी अगर इसको भी हम लोग मिट्टी के अंदर डालेंगे तो ये नए प्लांट में ग्रो कर जाएगा। मतलब ये आलू को, मतलब इसको तोड़ कर डालेंगे ना तो इससे आलू हो सकता है, ठीक है। और ओनियन क्या करते हैं, अगर हम लोग ओनियन लिए हैं तो ओनियन को भी अगर हम लोग सॉइल के अंदर डालेंगे तो वो भी एक नए प्लांट में ग्रो कर देगा, क्योंकि ओनियन भी एक स्टेम है। एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स, हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर और क्रॉप्स के बारे में। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड ऑन अ लार्ज स्केल इज़ नोन एज एग्रीकल्चर। किसी भी फूड के लिए हम लोग प्लांट ग्रो करने की प्रैक्टिस करते हैं एक बड़े पैमाने पर, उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड दैट आर ग्रोन इन एन एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड क्रॉप्स। क्रॉप्स किसको कहते हैं, क्रॉप्स उस चीज़ को कहते हैं जो एक तरह का प्लांट, ठीक है, एक एरिया में कुछ समय के अंतराल में होता है। जैसे कि गेहूं का एक समय होता है, तो जिस समय में वो होता है वो एक जगह ही होता है, एक लिमिटेड पीरियड में होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रॉप, वो हो जाएगा अनाज। द एरिया इन विच अ क्रॉप ग्रोन इज़ नोन एज फार्म और फील्ड। अब वो एरिया जहाँ पे अनाज होता है उस जगह को फार्म कहते हैं या फिर फील्ड कहते हैं। इन द हिली एरियाज क्रॉप्स आर ग्रोन बाई कटिंग स्टेप्स ऑन टू माउंटेन साइड। अब देखिए हिली एरिया जहाँ पहाड़ी इलाका है वहाँ पे कैसे होते हैं क्रॉप्स, कैसे ग्रो किया जाता है, कटिंग स्टेप में, ऐसे सीढ़ी की तरह बनाकर, देखिए यहाँ पे है ना, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेप फार्मिंग या फिर टेरेस फार्मिंग, दो फार्मिंग इसको कहा जाता है, या तो स्टेप फार्मिंग बोलेंगे या फिर टेरेस फार्मिंग बोलेंगे। वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर आर शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर। अब देखिए यहाँ पे दिए गए पिक्चर में ना बहुत सारे स्टेजेस दिए गए हैं एग्रीकल्चर के, तो वो देखेंगे। पहला है फील्ड्स आर प्लॉट विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, फील्ड को जोता जाता है ट्रैक्टर की मदद से। सीड्स आर सोन, फिर जब खेत जोता जाता है ना तो उसको सीड को जो डाला जाता है। द क्रॉप्स आर इरीगेटेड, फिर पानी डाल के सीड को, जब सीड बो लिया जाता है तो फिर उसको इरीगेटेड किया जाता है पानी से। उसके बाद फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड इन द फील्ड। उसके बाद अनाज को ना, देखिए क्रॉप को इंसेक्ट से या फिर पेस्ट से बचाने के लिए उस पर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स फील्ड में स्प्रे किया जाता है, डाला जाता है, छिड़का जाता है, जिसकी वजह से कोई कीड़े मकोड़े ना लगे, ठीक है। वंस ग्रोन द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, उसके बाद जैसे ही वो क्रॉप ग्रो कर जाता है तो उसको काट दिया जाता है, अनाज को काट दिया जाता है। ये थे हमारे स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर।
The choice of growing The choice of growing different types of crops in the field is governed by the season, type of soil, and availability of water in the particular region. That is why farmers grow different crops in different season. Crops are of two types, rabi and खरीफ. देखिए, हम लोगों को किस तरह का पौधा कब उगाना है वो मौसम के ऊपर डिपेंडेंट है. कैसा मौसम रहेगा, उस मौसम में कितना बारिश होगा, कैसा उस वक्त मिट्टी होगा, तो सारा चीज़ कैसा होता है, अनाज पूरी तरह से मौसम के ऊपर डिपेंड होता है. ठीक है, इसीलिए फार्मर ना हर क्रॉप को ग्रो करने के लिए, हर अनाज को ग्रो करने के लिए एक डिफरेंट सीज़न चूज़ करते हैं. जैसे कि हो गया राबी क्रॉप्स कब होता है, दो तरह के क्रॉप होते हैं, राबी और खरीफ. ठीक है, फॉलोइंग टेबल गिव्स एन अकाउंट ऑफ टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. ये देखिए, ये टेबल है जहाँ पे हम लोग जानेंगे राबी और खरीफ क्रॉप के बारे में. तो देखिए, राबी क्रॉप्स कब होता है, ये नवंबर से लेके अप्रैल तक में होता है, विंटर सीजन में नॉर्मली. और खरीफ क्रॉप जून से लेके अक्टूबर तक में होता है, ये समर के टाइम होता है. राबी क्रॉप्स ना मानसून के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसको बारिश का ज़रूरत नहीं होता है. लेकिन खरीफ पूरी तरह से मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है, रबी क्रॉप्स के एग्जांपल हैं वीट, लेग्यूम्स, ग्राम्स, बीन्स. और खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल क्या है, राइस, मेज़, ज्वार, बाजरा. इन सबको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, इनको नहीं होती है. ठीक है, द हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड केयरफुली एंड सील्ड इन एयर टाइट सैक्स और कंटेनर सो दैट दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड बाय मॉइस्चर, इंसेक्ट, रेट, स्क्वायरल्स एंड बर्ड्स. देखिए, एक बार जब क्रॉप ग्रो कर जाता है, उसको काट दिया जाता है, तो फिर क्या होता है, उसको एक एयर टाइट सैक में या फिर कंटेनर में पैक कर दिया जाता है, ताकि वो उसमें मॉइस्चर ना लगे, मतलब थोड़ा सा भी नमी ना रहे, जिसकी वजह से वो ख़राब हो सकते हैं. कीड़े ना लगे, कीड़े लग जाएंगे तो भी हमारे जो फसल है वो ख़राब हो जाएंगे, या तो चूहे खा जाएंगे अगर ऐसे खुले में छोड़ दिया जाए तो. चूहे, स्क्वायरल, बर्ड्स, इन सब के खाने की दिक्कत हो जाएगी, मतलब फिर खा लेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे. इस वजह से उसको अच्छे से कंटेनर में पैक करके रखा जाता है. अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज का ए है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसका फर्स्ट है कि वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग. मतलब दिए गए फॉलोइंग क्वेश्चंस को वन वर्ड में आंसर करना है. ए, द सीड पार्ट दैट कंटेन्स फूड फॉर द बेबी प्लांट. वो सीड पार्ट जो बेबी प्लांट के लिए फूड कंटेन करता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉटिलिडन्स. क्या बोलते हैं, कॉटिलिडन्स. बी, द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन नवंबर टू अप्रैल. वो क्रॉप जो नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, राबी क्रॉप्स. क्या बोलते हैं, राबी क्रॉप्स. द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर. वो क्रॉप जो जून से लेकर अक्टूबर के बीच में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स. क्या बोलते हैं उसको, खरीफ क्रॉप्स. डी, द प्रोसेस इन विच द फ्रूट एक्सप्लोड्स टू डिस्पर्स द सीड्स. वो प्रक्रिया जिससे फ्रूट फटता है, फल फटता है, अपने सीड को बिखेरता है, उस प्रक्रिया को क्या करते हैं, सीड डिस्पर्सन. क्या बोलते हैं, सीड डिस्पर्सन. ई, अ प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम अ स्टेम कटिंग. वो प्लांट जो स्टेम कटिंग से ग्रो करता है. कोई एक प्लांट लिखना है तो हम लोग यहाँ लिखे हैं रोज़. ठीक है, आप और भी कोई एग्जांपल्स जानते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं. सेकेंड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. अब ये ट्रू फॉल्स है, जिसमें हम लोग को बताना है कि जो स्टेटमेंट नीचे दिया गया है वो सही है या गलत है. सीड्स आर डिस्पर्स्ड फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ न्यू प्लांट्स. सीड अपने पेरेंट प्लांट से इसलिए दूर जाता है और जाकर ग्रो करता है ताकि वो नया प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके. क्या ये सही है, ट्रू. ठीक है, ये बात सही है. बी, द सीड कोट डज नॉट प्रोटेक्ट द सीड एंड इट्स इंटरनल प्लांट्स. सीड कोट जो है अब सीड को और उसके इंटरनल प्लांट को प्रोटेक्ट नहीं करता. क्या ये बात सही है, नो, फॉल्स. ये गलत है, प्रोटेक्ट करता है. सी, अ न्यू पोटैटो प्लांट कैन ग्रोन फ्रॉम अ पोटैटो विथ एन आई. एक नया पोटैटो का प्लांट हम लोग पोटैटो में जो आई होता है उससे भी ग्रो कर सकते हैं. क्या ये सही है, बिल्कुल.
ये सही है। डी, स्टेप फार्मिंग इज़ मेनली यूज इन प्लेन्स। स्टेप फार्मिंग जो है ज़्यादातर प्लेन्स में यूज़ होता है। नो, फॉल्स, हिली एरिया पर होता है। ठीक है। ई, सीड्स नीड ओनली एयर वाटर वार्मथ फॉर जर्मिनेशन। सीड को सिर्फ हवा, पानी और गर्मी चाहिए होता है जर्मिनेशन के लिए। ट्रू, सही है ये। ठीक है। अब हम आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिफाइन द टर्म्स। ये जो नीचे के टर्म्स हैं उनको डिफाइन करना है। पहला है एग्रीकल्चर। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किसे बोलते हैं? प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड ऑन अ लार्ज स्केल। हम लोग न्यू प्लांट्स को ग्रो करने की प्रैक्टिस करते हैं खाने के लिए एक बड़े पैमाने पर, उसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। ओके। बी, क्रॉप्स। द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड दैट आर ग्रोन इन एन एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। क्रॉप्स किसको बोलते हैं? वो प्लांट जो एक तरह का होता है और वो एक पीरियड ऑफ टाइम में ही होता है। जैसे कि हम लोगों ने भी पढ़ा था राबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, उनका एक लिमिटेड टाइम होता है, वो उसी टाइम में होंगे। ठीक है। तो क्रॉप्स का क्या है? उनका एक समय होता है और एक जहाँ भी हम लोग उगाते हैं वो एक तरह के उगते हैं। ठीक है, फील्ड में, तो उसको बोलते हैं क्रॉप्स। टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग किसको बोलते हैं? इन हिली एरियाज क्रॉप्स आर ग्रोन बाय कटिंग स्टेप्स ऑन टू द माउंटेन्स साइड इज़ नोन एज स्टेप फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग। देखो, हिली एरियाज़ में जो क्रॉप्स होते हैं ना, तो वो कैसे होते हैं? हम लोग माउंटेन साइड में जाकर उसको स्टेप की तरह ऐसे कट करते हैं। ठीक है, सीढ़ी की तरह कट किया जाता है। तो उस एरिया को क्या वहाँ जो फार्मिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? टेरेस फार्मिंग, या फिर स्टेप फार्मिंग भी उसको कहा जाता है। ओके। जर्मिनेशन, द प्रोसेस बाय विच ए सीड चेंजेस इनटू सीडलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ राइट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट वार्मथ इज नोन एज जर्मिनेशन। वो प्रक्रिया जिससे एक सीडलिंग में चेंज होता है एयर, वाटर और सनलाइट की मौजूदगी में। अगर ये सही मात्रा में उन्हें मिले, सही मात्रा में एयर, वाटर, सनलाइट हो, तो सीड चेंज हो जाता है सीडलिंग में। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन राबी एंड खरीफ क्रॉप्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। अब राबी और खरीफ क्रॉप्स में हम लोग को डिफ्रेंशिएशन बताना है कि वो किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं, और दोनों के 2 एग्जाम्पल्स भी देने हैं। पहला है राबी क्रॉप्स। इट इज़ ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। राबी क्रॉप्स नवंबर से लेकर अप्रैल में होता है। खरीफ क्रॉप्स का फर्स्ट क्या है? इट इज़ ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर। खरीफ क्रॉप्स कब से कब होता है? जून से लेकर अक्टूबर तक। राबी क्रॉप्स का सेकंड क्या है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मानसून। ये मानसून पर डिपेंड नहीं करता है। खरीफ क्रॉप्स का दूसरा क्या है पॉइंट? इट डिपेंड लार्जली ऑन द मानसून। ये पूरी तरह से मानसून पर डिपेंड करता है। ठीक है। राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं वीट, ग्राम। खरीफ क्रॉप्स के हैं राइस, मेज। ओके। थर्ड, हाउ कैन द ग्रेन्स बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर। हम लोग अनाज को मॉइस्चर से, नमी से कैसे बचा सकते हैं? आंसर, द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड केयरफुली एंड इन सील्ड एयर टाइट सैक्स और कंटेनर सो दैट दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड बाई मॉइस्चर। जब हम लोग घटा हुआ जो धान होता है, अनाज होता है, उसको एक एयर टाइट कंटेनर में या फिर एयर टाइट सैक में सील्ड कर देते हैं, जिससे उसमें हवा भी ना जा सके। तो अगर हवा भी नहीं जा पाएगा तो उसमें पानी भी नहीं जा सकता है, तो ये मॉइस्चर से फिर ख़राब नहीं होता, इसलिए उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दिया जाता है। अब फोर्थ है, विच प्लांट पार्ट इज़ यूज टू ग्रो द फॉलोइंग। कौन सा प्लांट पार्ट जो है ग्रो कर सकता है इनमें से फॉलोइंग को? देखिए, ओनियन का क्या होता है? ओनियन स्टेम, कैरोट रूट, ब्रायोफाइलम लीव्स, पोटैटो स्टेम। ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सीड। सीड के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताना है।
आंसर, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सीड आर सीड कोट एंड कॉटिलिडन्स। दो तरह के होते हैं, सीड कोट होते हैं और कॉटिलिडन्स होते हैं। सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, डिस्क्राइब द वेरियस वेज इन विच सीड्स गेट डिस्पर्स्ड। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स शोइंग ईच मोड ऑफ सीड डिस्पर्सल। वो सारे तरीके हम लोगों को बताना है, डिस्क्राइब करना है, जिससे हम लोग को पता चले सीड डिस्पर्स होता है, और प्लांट्स के 2 एग्जाम्पल्स भी देने हैं हर सीड डिस्पर्सल मोड के। ठीक है। आंसर, द वेरियस वेज इन विच द सीड्स गेट डिस्पर्स्ड आर, फर्स्ट, डिस्पर्सल बाय विंड। सीड्स कैन बी इजीली कैरिड बाय विंड। सीड्स इजीली विंड के द्वारा कैरी किया जाता है। उसके एग्जाम्पल है डैंडेलियन और कॉटन। डिस्पर्सल बाय वाटर। वाटर कैरी सीड्स टू लार्ज डिस्टेंस। वाटर क्या करता है, सीड को लार्ज डिस्टेंस तक ले जाता है, जिसके एग्जाम्पल हैं लोटस और कोकोनट। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। सम सीड्स हैव हुक्स, स्पाइन्स और हेयर्स which cling to the body of animals, and these seeds then get carried away from their parent plant. देखिए, वो सीड्स, कुछ सीड्स के ना हुक्स होते हैं, स्पाइन्स होते हैं या फिर हेयर होते हैं, जिसकी वजह से वो एनिमल्स की बॉडी में चिपक जाता है या फिर फंस जाता है, और फिर वो अपने पेरेंट प्लांट से दूर चला जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैंथियम एंड स्पेयर ग्रासेस। ठीक है। फोर्थ, सीड डिस्पर्सल बाय फ्रूट एक्सप्लोजन। फ्रूट एक्सप्लोजन से कैसे होता है डिस्पर्सल? फ्रूट्स बर्स्ट ओपन ऑन राइपनिंग, द सीड्स गेट स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। देखिए, जब फ्रूट बहुत ज़्यादा पक जाता है तो वो फूट जाता है, जिसकी वजह से जो सीड है चारों तरफ बिखर जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है पॉपी और पी। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन वेरियस स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो हम लोगों को बताने हैं। आंसर, द वेरियस स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर, फर्स्ट, फील्ड्स आर प्लोड विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। हम लोग खेत जोतते हैं ट्रैक्टर की मदद से। देन ट्रैक्टर या फिर किसी भी तरह से खेत जोतते हैं। फील्ड्स आर प्लोड, ये ब्रैकेट में कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। देन सीड्स आर सोन, जब खेत जोत लेते हैं उसके बाद सीड्स सोन करते हैं। द क्रॉप्स आर इरिगेटेड, फिर उसमें पानी डाल के क्रॉप्स को इरिगेट करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड इन द फील्ड, उसके बाद क्या होता है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े जो हैं फसल पर ना लगें और फसल ख़राब ना हो। वंस ग्रोन द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, और जैसे ही क्रॉप अच्छी तरह से ग्रो कर जाता है उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, मतलब काट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ कैन वन ग्रो अ न्यू प्लांट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इन प्लांट? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि एक न्यू प्लांट कैसे ग्रो कर सकता है किसी भी प्लांट के डिफरेंट पार्ट से, मतलब प्लांट के किसी भी पार्ट से एक न्यू प्लांट कैसे ग्रो कर सकता है, एग्जाम्पल के साथ समझाना है। तो देखिए, रूट से कैसे होता है, बीटरूट विच आर एक्चुअली रूट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। बीटरूट चुकरकंद जो है एक एक्चुअली क्या है, एक रूट है जो नए प्लांट को ग्रो करता है। लीव्स इन ब्रायोफाइलम, टीनी प्लेटलेट्स ग्रो along the edges of the leaves, which grow into adult plants when the leaves fall on the moist soil. ब्रायोफाइलम में जो है टीनी प्लेट्स ग्रो करता है। लीव्स के चारों तरफ छोटे छोटे प्लेट्स ग्रो करते हैं, जो जब ज़मीन पर गिरते हैं मॉइस्ट सॉइल में तो वो एक नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सीड डिस्पर्सल? सीड डिस्पर्सल क्या है? व्हाई इज इट एसेंशियल? वो ज़रूरी क्यों है? आंसर, सीड्स आर स्कैटर्ड टू डिफरेंट प्लेसेस अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट थ्रू द प्रोसेस नोन एज द सीड डिस्पर्सल। देखिए, सीड्स ना
अपने पेरेंट प्लांट से बिछड़ कर दूसरी जगह चले जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, उसको सीड डिस्पर्सल कहते हैं। If so many seeds grown too close to each other, then none of them will get sufficient water, space and sunlight. As a result, healthy plants will not grow. अब देखिए, बहुत सारे सीड्स जो हैं एक साथ एक जगह पर लगा दिए जाएं तो उनमें से कोई भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी को सफिशिएंट मात्रा में पानी नहीं मिल पाएगा। पानी नहीं मिलेगा तो अगर मान लीजिए पानी मिल भी गया तो जगह नहीं मिलेगा, ठीक है, और सनलाइट भी प्रॉपर वे में नहीं मिलेगा, इसलिए एक हेल्दी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि सीड डिस्पर्सल हो। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के डिफरेंट स्टेजेस को बताना है। द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन आर, फर्स्ट, इन द अर्ली stages of germination the seedling gets food from the cotyledons। जब अर्ली स्टेज होता है ना सीडलिंग का, तो वो कॉटिलीडन से फूड लेता है, भोजन कॉटिलीडन से लेता है। सेकेंड, द सीडलिंग सून स्टार्ट्स टू ग्रो रूट्स, और उसके बाद सीडलिंग बहुत जल्दी ही रूट्स में ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, नीचे की डायरेक्शन में रूट्स आने लगते हैं। फोर्थ, नेक्स्ट सूट डेवलप्स, फिर सूट आता है, ऊपर की तरफ सूट आता है, द सूट देन डेवलप्स लीव्स। उसके बाद जो है, ये नंबरिंग गलत है, उसके बाद सूट पत्ते छोड़ते हैं, पत्ते देने लगते हैं। अ ग्रोइंग सीड्स गेट्स एयर थ्रू द पोर्स इन द सॉइल। एक ग्रोइंग सीड जो है एयर कहाँ से लेता है, सॉइल में, मिट्टी में जो पोर्स है उससे लेता है, ठीक है। ये हो गया डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन ख़त्म, ये हमारा चैप्टर ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।